हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने वाली हूँ जो एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी? ये मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स को एक्वायर कर रही है। सो एक्स लिमिटेड बन गई होल्डिंग कंपनी और वाई लिमिटेड बन गई सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? जो दूसरी कंपनी के 50%, मोर देन 50% ऑफ शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी हम उसे कहते हैं जो ओन और कंट्रोल की कोई और कंपनी करता है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। सो कंट्रोल पावर किसके हाथ में है? एक्स कंपनी में। होल्डिंग कंपनी के पास कंट्रोल पावर है ऑफ सब्सिडरी कंपनी। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग कंपनी ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये भी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जो पेरेंट कंपनी होती है या होल्डिंग कंपनी होती है, उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सब्सिडरी कंपनी की भी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है उस कंपनी के, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी मीन्स सारे असेट, सारे लाइबिलिटीज एक साथ दोनों के आने चाहिए। उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी प्रेजेंट करती है, जिसमें 4 चीज़ इंक्लूड होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नोट्स और अदर स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व जब कोई प्रॉब्लम्स आती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपको एक सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है वर्किंग नोट। ये स्टेप्स है उसके वर्किंग नोट के। सबसे पहले आपको डेट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड लास्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दिस आर द स्टेप्स जो हम एक एक करके अभी समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, डेट ऑफ एक्विजिशंस। जैसे भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आपको सबसे पहले वहाँ देखना होगा कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कब एक्वायर कर रही है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, एक्स लिमिटेड एक्वायर वाई लिमिटेड ऑन 1 सितंबर 2019। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एक्वायर कर रही है 1 सितंबर 2019। सो 1 सितंबर बन जाएगा डेट ऑफ एक्वाजिशंस। 1 सितंबर के पहले जो भी है उसे हम कहते हैं प्री एक्वाजिशन। 1 सितंबर के बाद हम कहेंगे पोस्ट एक्वाजिशन। ये इम्पॉर्टेंट है। Before acquisition known as pre-acquisition, after acquisitions known as post-acquisition. Second step, decide the shareholding pattern. फिर हम वहाँ जाके चेक करेंगे कि होल्डिंग कंपनी कितने शेयर्स को एक्वायर की है, होल्डिंग कंपनी के पास कितना शेयर होल्डिंग रेशियो है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, एक्स लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ वाई लिमिटेड। सो एक्स लिमिटेड की होल्डिंग रेशियो बन जाएगी 80% एंड वाई लिमिटेड की रेशियो बन जाएगी 20%। सेकेंड स्टेप आप ये फाइंड आउट करेंगे, होल्डिंग रेशियो। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। Capital and revenue profit are calculated on the basis of ratio of date of acquisition. किस बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है? डेट ऑफ एक्विजिशन। इफ
प्री एक्विजिशन पीरियड में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। जनरल रिजर्व कॉमन है, उस जनरल रिजर्व को हमेशा कैपिटल प्रॉफिट में डाला जाता है। इफ सपोज एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हो गया, 1 अप्रैल को ही एक्विजिशन किया है, सो वो अगर एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ तो सारे प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे। अगर एक्विजिशन एंडिंग ऑफ द ईयर में हुआ, 31 मार्च में एक्विजिशन हुआ, तो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। थर्ड स्टेप क्लियर। फोर्थ स्टेप कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी को गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स होल्डिंग कंपनी कितने में सब्सिडरी कंपनी को खरीद रही है, वो होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एस कंपनी होल्ड बाय द एच कंपनी। एस कंपनी के पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितने हैं जो होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है। शेयर्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच कंपनी, हम जो कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे उसमें जो रेशियो होगा होल्डिंग कंपनी का वो कितना है। ए बी को आप ऐड करोगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ लेस कर दोगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो गुडविल, आंसर नेगेटिव में आया तो कैपिटल रिजर्व। ये आपको क्लियर तभी होगा जब मैं आपको एक सम कराऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक सम कराऊंगी, सो डोंट वरी। Very simple. Cost of investment less paid up value of shares of S company held by the H company. B shares of capital profit of H company. फिर आपको मिलेगा आंसर लेस के बाद। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो गुडविल, नेगेटिव आंसर आया तो कैपिटल रिजर्व। लास्ट स्टेप कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स सब्सिडरी के पास कितना होल्डिंग रेशियो है, शेयर होल्डिंग रेशियो है। अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी 100% ऑफ शेयर्स एक्वायर कर रही है, सो देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट होती है, ऑन द एक्विजिशन डेट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। सो एनसीआई दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सेम एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट is calculate on the acquisition date for calculations of goodwill। इसका भी एक फॉर्मूला है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एड शेयर कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एड शेयर्स रेवेन्यू प्रॉफिट। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगी। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? माइनॉरिटी मतलब माइनर, सब्सिडरी कंपनी के पास कम शेयर्स बचते होते हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी, तो जो भी सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग रेशियो होते हैं उसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक सम बताऊंगी जो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हमने 5 स्टेप्स देखे। फर्स्ट डेट ऑफ एक्विजिशन, सेकेंड शेयर होल्डिंग रेशियो पैटर्न, थर्ड capital profit, revenue profit, fourth cost of control, and fifth minority interest. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.